पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे बच्चे को लेकर भाग गया, पकड़ो। अरे क्या हुआ भाई, सुबह सुबह अपने गांव में ये शोर कैसा? अरे किसी के घर में चोरी या डकैती हुई है क्या? नहीं भाई, ध्यान से सुनो, लोग ढोल नगाड़े पीट रहे हैं, शायद कोई जंगली जानवर हो। पंडित ज्ञानचंद उधर से ही आ रहा है, आओ उसी से पूछते हैं। पंडित जी, ये कैसा शोर है? कोई जानवर गांव में घुस गया है क्या? अरे नहीं भाई, आज गांव से फिर एक बच्चा कोई जानवर पकड़कर जंगल में ले गया। हे भगवान, अब तो हमारे बच्चे अपने गांव में भी सुरक्षित नहीं हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। सुन रही हो भाग्यवान, बंकू से कहना घर में ही रहे, इधर उधर खेलने ना जाए। पता नहीं जानवरों का यह आतंक गांव से कब खत्म होगा। सरताजपुर गांव में लगभग 6 महीने से जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ था। इस कारण शाम होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते थे। कोई भी नहीं जानता था कि कौन जानवर ऐसा कर रहा है। कोई भालू का आतंक बताता तो कोई सियार का, कोई जंगल के राजा शेर को इसका जिम्मेदार ठहराता। इसी कारण सरपंच हुकुमचंद ने चौपाल पर एक सभा बुलाई थी। प्यारे गांव वासियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 6 महीने से रोज कोई जानवर हमारे बच्चों को जंगलों में ले जाकर मार कर खा जाता है। हम उसी पर चर्चा के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सरपंच जी, आए दिन हमारे गांव से बच्चे गायब हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सारे बच्चे मार डाले जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके लिए हमें पहले पता लगाना होगा कि कौन जानवर ऐसा कर रहा है, ताकि हम लोग उस जानवर से छुटकारा पा सकें। यही ठीक रहेगा, क्योंकि जंगल में तो सैकड़ों जानवर हैं। हम किस किस को अपना निशाना बनाता रहेंगे? लेकिन इसका पता लगाएगा कौन कि किस जानवर की यह करतूत है? इसके लिए एक दल बनाना होगा जो जंगली जानवरों के गांव में प्रवेश पर नजर रखेगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं और कल्लू बाबा दोनों मिलकर रात में पहरा देंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा जानवर हमारे बच्चों को गायब कर रहा है। तो ठीक है, फिर अगर तुम दोनों पता कर बता देते हो तो तुम्हें गांव की तरफ से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, ठीक है? मरेगा, एक दिन सब मरेगा। ए पगले, चल भाग यहां से। जब से हमारे शमशान में रहने आया है, तब से ही पूरा गांव समस्याओं से घिरा है। भोगा एक अजीब सा डरावना व्यक्ति था, जो पिछले 6 महीने से शमशान में आकर रहने लगा था। कई बार शमशान के कुत्तों को मारकर खाते हुए देखा गया था। कुछ लोग इसे औघर बताते थे। कल्लू बाबा और जग्गी रात में गांव के बाहर पेड़ के मचान पर चढ़कर पहरा दे रहे थे। तभी सुबह करीब 4 बजे जंगल की ओर से कुछ खरखराहट की आवाज आती है। कल्लू बाबा, झाड़ियों के झुरमुट से कुछ आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो, तुम आगे चलो, मैं पीछे से देखता रहूंगा, ताकि पीछे से कोई जानवर तुम पर हमला नहीं कर सके। अरे कल्लू बाबा, तुम तो बाबा हो, भूत पिशाच को तो तुम अपने झोले में रखते हो। तुम आगे चलो ना, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। ठीक है, लेकिन तुम पीछे मजबूती से डंडे पकड़े रहना। जैसे ही कोई आहट हो, सतर्क हो जाना। चलो आओ मेरे पीछे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी जग्गी के पैरों में कुछ लताएं उलझ जाती हैं, जिन्हें निकालने के लिए जग्गी कल्लू बाबा के कंधे पर हाथ रख रोकता है। कल्लू बाबा को लगता है कि कोई भूत उसे पकड़ रहा है। वो चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ। जग्गी तुरंत पीछे मुड़कर भागना चाहता है। तभी कल्लू बाबा बचाओ बचाओ करते हुए पीछे मुड़कर जग्गी के गले को पकड़ लेते हैं। उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। जग्गी को लगता है कि सचमुच भूत उसकी पीठ पर चढ़ गया। वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है और लताओं से उलझकर कल्लू बाबा के साथ ही गिर पड़ता है।
बचाओ, कल्लू बाबा बचाओ, मेरी पीठ पर भूत चढ़ा है, मर गया रे। अरे मेरे बाल बच्चों का क्या होगा? अबे चुप, पीछे से कंधे पर हाथ रखकर मुझे खुद डरा दिया और अब चिल्लाकर और डरा रहा है। बड़ा बाबा बने फिरते हो, भूत बैताल प्रेत पिशाच सभी को अपनी चोटी में बांध कर रखते हो और कंधे पर हाथ रखते ही डर गए, ढोंगी बाबा कहीं के। रुको रुको, गौर से ये आवाज सुनो, लगता है सचमुच कोई खूंखार जानवर हमारी तरफ ही आ रहा है। देख क्या रहे हो, भागो। दोनों भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की ओर भागते हैं। सुबह होने ही वाली थी। कुछ लोग चौपाल पर आग ताप रहे थे। उन्होंने दोनों की आवाजें सुनी तो उनकी ओर लाठी डंडे लेकर दौड़े। बचाओ बचाओ, भागो भागो, पीछे भूत आ रहा है। अरे कौन सा भूत? अरे कैसा भूत भैया? तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं है। अरे है, अरे सुनो आवाज सुनो, वो इधर ही आ रहा है, भागो। आवाजें लगातार बढ़ती ही जा रही थीं। सभी डर के मारे अपने अपने घरों में बंद होकर सहमे हुए खिड़की से देखने लगते हैं। तभी बंकू अपने घर से एक डंडा लेकर बाहर आता है। बेटा घर के अंदर आजा, देखो ना जी अपना बंकू बाहर चला गया है। अरे बेटा बंकू अंदर आजा, देख बेटा सभी लोग अपने अपने घर के अंदर हैं। नहीं पिताजी, हमारे कई दोस्त गायब हो गए हैं। आज हम भी देखेंगे कि कौन है जो हमारे गांव के बच्चों को गायब कर रहा है। मरेगा, सब मरेगा। तभी उधर से जुगनू की आवाज आती है। बंकू, अरे भैंसिया का रस्सी पकड़, अरे आधे घंटे से पूरा गांव दौड़ा रहा है। बंकू भैंस की रस्सी पकड़ लेता है। भैंस के पैर के पीछे एक बाल्टी फंसी हुई थी, जिसके ईंट पत्थर से टकराने से आवाज निकल रही थी। भैंस तो मैं द्वार पर बांध कर आया था, फिर ये खुली कैसे? वो माँ ने कहा कि बाहर भैंस को ठंड लग रही होगी, उसे गौशाला में बांध दो। भैंस बिदक कर भागने लगी, भागते हुए उसके पैर में बाल्टी फंस गई। जग्गी और कल्लू बाबा, हैं? तुम लोगों के डरपोक होने के कारण आज पूरा गांव भयभीत हो गया भाई। वो तो बंकू ने बहादुरी दिखाई, लेकिन बात तो यही है कि आखिर बच्चों का शिकार कौन कर रहा है? तभी सेठ मंगत लाल रोते रोते आता है। सरपंच जी, मेरा बेटा सुधीर घर पर नहीं है। नौकरों ने बताया कि सुधीर को शेर दबोच कर ले गया है जंगल की ओर। हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरा इकलौता बेटा। धैर्य रखो मंगत लाल, धैर्य रखो, हम सभी उसी का उपाय ढूंढने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सुधीर मेरा भी दोस्त था, हमें उसे ढूंढना ही होगा। बंकू घर में बिना बताए जंगल की ओर चल देता है। एक नदी किनारे रुककर बंकू पानी पीने लगता है। तभी एक काला नाग उसे डस लेता है। उसी समय तपस्वी देवराज वहां से गुजरते समय बंकू को तड़पता देख उसके पास आ जाते हैं। सांप को पानी में जाता देख तपस्वी देवराज तुरंत समझ जाते हैं कि बालक को सांप ने काट लिया है। वो अपने हाथों से डसे हुए स्थान पर हाथ फेरते हैं। बंकू तुरंत उठकर बैठ जाता है। तुम कौन हो बालक? इस घने जंगल में कैसे आ गए? प्रणाम महाराज, मैं बंकू हूँ। मेरे गांव से प्रतिदिन एक बच्चे को इस जंगल का शेर लाकर मारकर खा जाता है, मैं उसे ही खोजने आया हूँ। तुम्हारे इस नेक कार्य से मैं प्रसन्न हुआ। जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। जानवर के सामने तुम में उससे 10 गुना शक्ति आ जाएगी। बंकू वहां से चलकर शेर की गुफा के सामने उसके गांव के बच्चों का बहुत सा कपड़ा पड़ा दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाता है, बच्चों का शिकार कर खाने वाले कायर शेर, बाहर निकल। दम है तो मुझसे मुकाबला करके दिखा। अबे पिद्दी बालक, भाग जा यहां से। शायद तू मुझे नहीं जानता, मैं कायर नहीं, मैं जंगल का राजा शेर हूं। जा, इस गलती के लिए मैं तुझे माफ करता हूं। जा अपने गांव लौट जा। अच्छा, तो अभी भी बड़ी बड़ी बातें निकल रही हैं।
क्या राजा का यही काम है कि निरीह बच्चों को चुपके से उठाकर ले आए और उसे खा जाए? एक बार कह दिया ना कि मैं ऐसे कायरों वाले काम नहीं करता। शायद तुझे तुम्हारी मौत यहां खींच कर लाई है। क्यों? एक बालक के सामने अपने कुकर्मों को बताते हुए शर्म आ रही है? बस बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेर छलांग मारकर बंकू को दबोच लेता है। दोनों में गुत्थम गुत्था हो जाती है, लेकिन कुछ ही पलों में बाजी पलट जाती है। तपस्वी देवराज के दिए हुए वरदान की वजह से बंकू शेर से जीत जाता है। कौन हो तुम बहादुर बालक, और मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैं सरताजपुर में रहता हूँ, जहाँ से तुम कल भी मेरे दोस्त सुधीर को दबोच कर ले आए हो, जिसका प्रमाण तुम्हारी गुफा के सामने पड़े कपड़े हैं। हाँ, इसको तो मैंने भी देखा है, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शेर तुरंत अपने गुप्तचर सियार को बुलाता है। गुप्तचर सियार, पता करो कि कौन मेरी गुफा के आगे ऐसी घटिया काम करके कपड़े फेंकता है। महाराज, यह काम किसी आदमी का है। देखिए, कोई कपड़ा फटा हुआ नहीं है, सभी कपड़े सही सलामत खोले गए हैं। जबकि अगर जानवर करता तो कपड़ों के चीथड़े होते। देख लिया, कोई हम जानवरों को फंसाने के लिए ऐसा काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आखिर ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर रहा है? मैं सामने पेड़ पर से आज रात नजर रखूंगा। रात भर बंकू मचान पर जगा रहता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। करीब 4 बजे उसे नींद लग जाती है और वो सो जाता है। तभी चिड़िया की आवाज सुनकर बंकू जग जाता है। वो देखता है कि कंबल ओढ़े हुए एक आदमी सुधीर के कपड़ों को शेर की गुफा के आगे फेंक रहा है। बंकू मचान से उतरकर उस आदमी को पकड़ लेता है। भौंकता कहाँ है? जरा अपना चेहरा तो दिखा। भौंका? तुम तो गांव के सारे बच्चे तुम ही गायब कर रहे हो। मरेगा, सब मरेगा। अब कोई नहीं मरेगा, अब बस तू ही मरेगा। इतना कहकर बंकू जोर से भोगा के पेट में मुक्का मारता है, लेकिन भोगा को कुछ नहीं होता। अलबत्ता भोगा के एक मुक्के से वो बेहोश हो जाता है। समय पर शेर के आ जाने से भोगा वहाँ से भाग जाता है। उठो बालक। वो कहाँ गया? वो तो भाग गया। बंकू तपस्वी देवराज की कुटिया पर जाकर, प्रणाम महाराज। आदमखोर शेर को मार डाला तुमने? नहीं महाराज, आदमखोर शेर नहीं, आदमखोर शमशान में रहने वाला भोगा है। लेकिन आपके वरदान ने उस पर क्यों काम नहीं किया? मैंने वरदान दिया था कि जानवर के सामने तुम में उससे 10 गुना शक्ति आ जाएगी। ये आदमी पर लागू नहीं होता। उस भोगा में तो बहुत शक्ति है, उसे परास्त करना मुश्किल है। भोगा ने एक ऋषि को खाने में मांस दे दिया था। तब ऋषि ने उसे शमशान का मांस खाने का श्राप दे दिया था। उसको मारने का क्या उपाय है महाराज? वो सिर्फ बेल के पेड़ की लकड़ी से बने औजार से ही मर सकता है। लेकिन उसे मारने के तुरंत बाद 200 गज उसकी परिधि से बाहर निकलना होगा, नहीं तो सामने वाला भी मर जाएगा। बंकू बेल के पेड़ की लकड़ी को नुकीला करके भाला बना लेता है और चीते पर बैठ शमशान पहुंच जाता है। आ गए, आज तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है। अभी तुम्हारे दोस्त सुधीर को ही खाने जा रहा था, लेकिन अब पहले तुझे खाऊंगा। चीते, तू भाग जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। पहले तू बचकर दिखा, ये ले। बंकू भाले से कई बार वार करता है, लेकिन भोगा को कुछ नहीं होता। बालक, हो गई हसरत पूरी। अब
तू मेरा शिकार बनेगा। तभी अचानक तपस्वी देवराज वहां प्रकट होते हैं। बंकू, भाले को उसकी नाभि में मारो। बंकू जैसे ही भोगा की नाभि में भाला मारता है, एक विस्फोट होता है। बंकू तुरंत चीते पर बैठकर 200 गज दूर हट जाता है। भोगा का शरीर वहीं भस्म हो जाता है। बंकू को सुधीर के साथ आते हुए देखकर गांव वाले खुशी से उछल पड़ते हैं। सेठ मंगत लाल और सरपंच हुकुम सिंह बंकू को इस कार्य के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। सीतापुर गांव में 2 भाई रहते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम भंडारी और छोटे का नाम है भोला। इनके माँ बाप ने अपने देहांत होने से पहले दोनों को अलग अलग खेत दे दिए थे। वाह 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 वाह, इस बार प्याज की फसल तो बहुत बढ़िया हुई है। अब जल्दी जल्दी इन सबको बोरी में भरता हूँ, फिर बाजार भी जाना है। भोला अपने खेत से आकर भंडारी से बोलता है। अरे ओ भंडारी भैया, भंडारी भैया, इस बार प्याज बहुत अच्छी हुई है ना? हाँ हुई है ना, इस बार बहुत अच्छी हुई है। इस बार मेरे खेत में भी बहुत अच्छी प्याज हुई है। और वैसे भी भैया, आपको तो पता है ना कि अभी बाजार में प्याज की मांग बहुत ज्यादा आ रही है। हमारी प्याज बहुत अच्छे दामों में बिकेंगी। हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो। भंडारी अपने मन में चिढ़कर बोलता है। अबे धत, मैंने सोचा सारा फायदा मुझे ही होगा, मतलब मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा। भंडारी घर जाकर अपनी बीवी रीना को बुलाता है। अरे रीना, ओ रीना, कहाँ मर गई? हाँ जी, क्या हुआ? क्यों आते ही आपने पूरा घर सर पर उठा रखा है? जा जरा जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, फिर मुझे बाजार भी जाना है। रुको, लाती हूँ। ये देख कितनी अच्छी प्याज है, ये हमारे खेतों में हुई है। अरे हाँ, सही कह रहे हो आप। कितनी बड़ी बड़ी और सुंदर प्याज है। इसके तो बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे जी, है ना? हाँ वो तो होंगे ही, लेकिन इस बार भोला के खेत में भी बहुत अच्छी प्याज हुई है। हुई है तो क्या हुआ, जाइए आप बाजार जाइए। भंडारी प्याज की बोरी लेकर बाजार पहुंचता है तो देखता है कि भोला भी अपनी प्याज लेकर बैठा हुआ होता है। अरे ओ भंडारी भैया, आ गए आप? भंडारी चिढ़कर बोलता है। हाँ भाई, प्याजों को तो बेचना भी होगा ना। वो तो करना ही होगा, हम प्याज बेचने के लिए तो आए हैं ना। तभी एक ग्राहक भंडारी के पास आता है। अरे भंडारी, ये प्याज कैसी थी? 30 रुपए किलो है भाई। हे राम, इतना महंगा प्याज? प्याज है या सोने की चीज है? प्याज की कमी हो गई है भैया, दाम तो बढ़ेंगे ही। अच्छा ठीक है, चलिए 1 किलो दे दीजिए। चलिए भंडारी भैया, आपकी बोनी तो हो गई। हाँ हो तो गई, बस 1 किलो ही बिकी है। तभी एक ग्राहक भोला के पास आता है और बोलता है। अरे भोला, जरा 5 किलो प्याज तोल दियो। तेरी भाभी ने बोला कि प्याज तो भोला की दुकान से ही लेना। ग्राहक की ये बात सुनकर भंडारी मन ही मन भोला से चिढ़ता है और ऐसे ही करते करते भंडारी की दुकान से ज्यादा भोला की दुकान पर भीड़ लग जाती है और भंडारी से पहले भोला की सारी प्याज बिक जाती है। अच्छा भंडारी भैया, मैं चलता हूँ, मेरी तो सारी प्याज बिक गई हैं। भंडारी चिढ़कर बोलता है। हाँ हाँ, तू जा, तेरी प्याज तो बिक गई है। मैं भी जल्दी से बेचकर घर चला जाऊंगा। ठीक भैया, मैं चलता हूँ, मेरी तो बहुत कमाई हो गई। मैं तो कल फिर आऊंगा, आप आएंगे ना? हाँ आऊंगा ना, आना तो पड़ेगा ही भाई। ठीक है। ऐसा कहकर भोला वहाँ से चला जाता है। एक उपाय सूझा है मुझे। भोला देख अब तू मैं कल क्या करता हूँ। तभी ग्राहक भंडारी से बोलते हैं। अरे भाई, कहाँ खो गया? जल्दी प्याज तोल दे। हाँ हाँ भाई, तोल रहा हूँ तोल रहा हूँ। रीना कहाँ है? खाना बन गया क्या? बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ हाँ, बन गया, अभी लाती हूँ। भंडारी खुश होकर बोलता है। जरा देख तो कितने पैसे मिले हैं। अरे वाह, ये तो कितने सारे पैसे हैं। कल फिर से जाना आप बाजार। हाँ हाँ हाँ, जाऊंगा ना, जरूर जाऊंगा, और कल इससे भी ज्यादा पैसे लेकर आऊंगा। और तुम्हें पता है, मुझे एक उपाय सूझा है। कैसा उपाय जी? तुझे पता है ना कि बाजार में प्याज की मांग बहुत है और दूसरे गांव से भी प्याज नहीं आ रहे, और इस गांव में प्याज बेचने वाले एक मैं और दूसरा भोला है,
और अगर मैं भोला के खेत के सारे प्याज अपने पास रख लूं तो फिर इस पूरे गांव में सिर्फ मेरे पास ही प्याज रहेगी, समझी। और उसके बाद जब बाजार में प्याज के लिए हाहाकार मचेगा तो फिर मैं जितनी मर्जी उतनी कीमत पर प्याज बेचूंगा। क्या कहती हो, कैसा लगा मेरा उपाय? हाँ बोलो, कुछ तो बोलो, बोलती क्यों नहीं है? ये क्या कह रहे हो? उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए चोरी करोगे? अरे पगली चुप कर, ये चोरी नहीं है, ये व्यापार है, समझी। रीना समझ गई पगली बीवी। हाँ हाँ हाँ, व्यापार समझ गई, लेकिन ये काम हम कब करेंगे? हाँ हाँ हाँ, आज ही करना होगा ये काम, नहीं तो भोला कल फिर प्याज लेकर बाजार चला जाएगा। इसलिए उसका खेत मैं आज ही साफ कर दूंगा और साथ ही साथ अपना खेत भी मैं साफ कर दूंगा, जिससे किसी को मेरे ऊपर शक ना हो। ठीक है जी, फिर आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। फिर रात होते ही दोनों पति पत्नी भोला के खेत की तरफ जाते हैं। देखो देखो, वो रहा भोला का खेत। चलो चुपचाप चलो, वहां जाकर भोला के खेत से सारी प्याज निकाल लेते हैं और फिर अपनी प्याज भी निकालकर बोरी में भर लेंगे। ठीक है, समझ गई? हमने सारी प्याज निकाल ही ली। हाय, थक गई। आखिर हमने सारी प्याज निकाल ही ली। हाँ, ये सही कहा तुमने। चलो चलो जल्दी चलो, कोई हमें देख ना ले, इससे पहले हम यहाँ से चलते हैं। अब हम ये सारी प्याज की बोरी ले तो आए, लेकिन इन्हें कहाँ रखें ये तो बताओ। रसोई के बगल में जो कमरा है ना, उसे खोल देती हूँ, वहीं छुपा कर रख दीजिए। फिर रीना जाकर रसोई के बगल वाले कमरे को खोल देती है और भंडारी सारी बोरी उस कमरे में रख देता है। चलो, ये सब तो हो गया, लेकिन अब कल सुबह क्या होगा? वो सब मैं संभाल लूंगा, बस अब सुबह होने की प्रतीक्षा है। अगले दिन जब भोला अपने खेत में आकर देखता है तो उसका पूरा खेत उजड़ा हुआ होता है। ये सब देखकर भोला बहुत जोर जोर से रोने लगता है। हाय हाय, ये क्या हो गया मेरे साथ? किसने ये सब किया है? सब खत्म हो गया रे। अब आया ये पकड़ में, जाता हूँ अब मैं भी अपना नाटक शुरू करता हूँ। भंडारी भोला के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भोला, तुम रो क्यों रहे हो? भंडारी भैया, मैं आपका इंतजार कर रहा था। ये देखो किसी ने मेरे और आपके खेतों की सारी प्याजें चुरा ली। देखिए ना, सारी प्याजें चुरा ली। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया रे? हाय हाय हाय, ये किसने किया हमारे साथ? किसने किया होगा? हमारे पेट पर लात मारकर उसे क्या मिला होगा? हमारी इतनी मेहनत की फसल थी। वही मैं भी सोच रहा हूँ कि किसने किया होगा ये हमारे साथ। भाई एक बात कहूंगा, जिसने भी ये हमारे साथ किया है वो कभी खुश नहीं रहेगा। देखिएगा, आप देखिएगा, वो कभी खुश नहीं रहेगा। बोला, तुझे क्या पता वो ये प्याज लेकर कितना खुश होगा। भंडारी भैया, क्या आप आज बाजार जाओगे क्या? हाँ? नहीं भाई, आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा दूसरी साग सब्जी लेकर। अब ये सब देखकर मेरा बाजार जाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, यही सही है, चलिए अब घर चलते हैं। चलिए। भोला और भंडारी दोनों रोते रोते अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कल बाजार नहीं आया था तो प्याज भी नहीं आई। आज बाजार में प्याज की कितनी मांग है, जरा देखो तो। तभी एक आदमी भंडारी के पास आता है। अरे भंडारी भाई, प्याज है क्या? नहीं भाई, प्याज तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? कल से बाजार में प्याज बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से प्याज लाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये टमाटर ले जाओ ना। भाई प्याज चाहिए, प्याज, टमाटर नहीं। भंडारी खुश होकर अपने मन में बोलता है, अरे वाह 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 वाह, बाजार में तो प्याज की कितनी मांग बढ़ गई है। घर जाकर रीना को यह बात बताता हूँ। अरे ये क्या आप आज जल्दी आ गए? सारी सब्जी वापस ले आए? अरे सब्जी तो मैंने खुद ही नहीं बेची, मैं तो बस प्याज का दाम जानने गया था। और तुझे पता है रीना, बाजार में प्याज की मांग बहुत बढ़ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें पता है, उस भोला ने फिर से प्याज की खेती करनी शुरू कर दी है। करने दे उसे प्याज की खेती, मेरे पास जितनी प्याज है उससे मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे। तुझे पता है इस साल मुझे प्याज की खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। चल अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब तो मैं अगले सप्ताह ही बाजार जाकर देखूंगा कि प्याज की कितनी मांग है। एक सप्ताह बाद
अजी सुनिए सुनिए ना, आज 1 सप्ताह हो गया है। आपने कहा था कि 1 सप्ताह बाद बाजार जाऊंगा। क्या आज 1 सप्ताह हो गया है? हाँ, आज बाजार जाता हूँ, कुछ सब्जी लेकर जाता हूँ और बाजार में प्याज की कितनी मांग बढ़ गई है वो भी जाकर देखता हूँ। तभी एक ग्राहक भंडारी के पास आता है। अरे भंडारी भैया, प्याज है क्या? प्याज नहीं, दूसरी सब्जी है भाई, वो दे दूं क्या? अरे और सब्जियां तो सबके पास है भाई, पर मुझे प्याज चाहिए। कल दूसरे गांव से प्याज आई तो थी, लेकिन 50 रुपए किलो थी और वो आते ही बिक गई थी। अरे वाह, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। तुझे पता है रीना, बाजार में प्याज का दाम 50 रुपए किलो हो गया है। अरे वाह, क्या कह रहे हैं आप? 50 रुपए किलो? फिर आप कब जाकर बेचेंगे प्याज को बाजार में? अभी नहीं रीना, अभी थोड़ा प्याज का दाम और बढ़ने दे, फिर 1-2 सप्ताह बाद फिर जाऊंगा, जब तक प्याज की कीमत और बढ़ जाएगी। लगभग 4-5 सप्ताह हो गए जब से प्याज की शक्ल नहीं देखी है। हाँ भाई, प्याज के बिना खाना नहीं खाया जाता है। मन अजीब सा हो गया। मेरी बीवी भी आज मुझसे बोल रही थी कि प्याज के बिना घर में नहीं घुसने दूंगी। अब तो चाहे जितनी भी महंगी प्याज मिले मैं तो खरीद ही लूंगा। तभी उनमें से एक आदमी भंडारी से कहता है, अरे भंडारी भाई, आप और बोला तो नजर ही नहीं आते हो। क्या आपके पास प्याज है? जी अभी तो नहीं है, लेकिन लाकर दे सकता हूँ, पर प्याज बहुत महंगी है। अरे भाई, महंगी है तो क्या हुआ, तुम बस हमें प्याज लाकर दो, नहीं तो मेरी बीवी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। ठीक है, मेरे पास कुछ प्याज है, मैं घर से लाता हूँ, लेकिन उसका एक ही दाम है, 90 रुपए किलो। जो भी दाम है तुम ले आओ भाई, हम सब यहीं हैं। भंडारी घर जाकर अपनी बीवी को सब बात बताता है। रीना, समय आ गया, चल अब जल्दी से जा, कमरे का दरवाजा खोल। अब मैं बाजार जाकर प्याज 90 रुपए किलो बेचूंगा। क्या सच में 90 रुपए किलो प्याज बेचोगे? हाँ, मैं जल्दी से जाती हूँ और सारी प्याज की बोरी निकाल लेती हूँ। दरवाजा खोलते ही भंडारी और रीना के होश उड़ जाते हैं। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतनी ज्यादा बदबू कैसे आ रही है? हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? ये सारी प्याज तो सड़ गई, इसी में से इतनी गंदी बदबू आ रही है। हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरा कितना नुकसान हो गया। क्या करूं मैं अब, क्या करूं? मैं पागल हो रहा हूँ। रीना रीना, ये क्या हो गया? सब खत्म हो गया। भंडारी भैया, ओ भंडारी भैया। भोला की आवाज सुनकर भंडारी बाहर आता है। भंडारी भैया, बाजार चलेंगे क्या? मेरे खेत में नई प्याज उगी है। नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं ही चला जाऊंगा। अरे अगर मैं इतना लालच नहीं करता तो सब खत्म नहीं हुआ होता। बहुत बड़ी भूल हो गई। पुट्ठा गहरी नींद में सो रहा था। पुट्ठा की पत्नी शर्मीली कल ही एक बहुत बड़े वैद्य से पुट्ठा का इलाज कराकर वापस लौटी थी। सुबह पुट्ठा आराम की नींद सो रहा था कि तभी उसकी पत्नी शर्मीली ने उसे झंझोड़ते हुए उठा दिया। ऐजी, ऐसे पड़े पड़े कब तक सोते रहोगे? उठना है कि नहीं? क्या हुआ? तुमने मुझे सोते हुए से क्यों उठा दिया? मुझे कितनी अच्छी नींद आ रही थी। अगर तुम्हें इतनी अच्छी नींद आती रही तो फिर मुझे ये घर भी बिकता हुआ नजर आ रहा है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। तुम कहना क्या चाहती हो? एक तो तुम्हारे भुलक्कड़पन की आदत ने सारे गांव के लोगों की नाक में दम कर रखा था। हाँ हाँ, वो सब तो मुझे पता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ, समझी? देखो, अब मैं तुम्हें पहचान भी पा रहा हूँ, है ना? तुम जो हो मेरी पत्नी शर्मीली हो, है ना? जी, बड़ा एहसान है आपका कि आपने मुझे पहचान लिया। अब आपको ये भी पता है कि आप काम क्या करते थे। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। ठीक है भाई, जा रहा हूँ काम पर। चलो, इतना तो मुझे पता लग गया कि तुम्हारे भूलने की आदत अब ठीक हो चुकी है। कम से कम कमीज तो पहन लो। तुम कहना क्या चाहती हो? अजी, आप बनियान पहन के सो रहे थे, अब बाहर क्या ऐसे ही बनियान पहन के जाओगे? कमीज नहीं पहनोगे? अरे ये तो मैं भूल ही गया। पुट्ठा इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर शर्मीली की टंगी हुई साड़ी पर पड़ी। पुट्ठा साड़ी उतारकर पहनने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? दिमाग खराब मत करो शर्मीली। हाँ, पहले कह रही थी कि कमीज पहन लो,
अब कमीज पहन रहा हूँ तो बोल रही हो कि ये क्या कर रहे हो आप, बताओ। हाय रे मेरी किस्मत, अरे मूर्ख आदमी, ये कमीज नहीं मेरी साड़ी है, क्या साड़ी पहनकर जाओगे बाहर? शर्मीली की बात सुनकर पुट्ठा साड़ी को गौर से देखने लगा। शर्मीली क्रोधित हुई और पुट्ठा की कमीज अलमारी से निकाल कर ले आई। ये लो कमीज। मुझे लगता है उस वैद्य ने बेवकूफ मुझे बना दिया। बोल रहा था तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं तुम आज भी कोई नया बवाल न खड़ा कर दो। अरे शर्मीली, भूलने की बीमारी मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है। हाँ, तुम स्वयं भूल गई कि तुमने मुझे विधायक जी को दिखाया था, हाँ, ना कि वैद्य जी को। हाँ। मूर्ख व्यक्ति, विधायक कब से मरीजों का इलाज करने लगे? अरे वो विधायक नहीं बल्कि वैद्य थे। पुट्ठा शर्मीली की बात का जवाब दिए बिना बाहर चला गया। बाहर जाकर पुट्ठा बाजार में सभी लोगों को बहुत गौर से देखने लगा। मैंने अपनी पत्नी के सामने तो ये जाहिर नहीं किया, लेकिन सच तो ये है कि मैं भी भूल गया हूँ कि मैं काम कौन सा करता था। पता है मेरी पत्नी सही कह रही थी। उस वैद्य ने मुझे और मेरी पत्नी को मूर्ख ही बनाया है। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर मुझे याद कैसे रहता कि मेरा इलाज उस वैद्य ने किया है। मैं तो सब कुछ भूल जाता था, मुझे तो सब कुछ याद है। मगर सच तो ये था कि पुट्ठा का भुलक्कड़पन पूरी तरह से सही नहीं हुआ था। पुट्ठा सुबह से लेकर शाम तक बाजार में ही बैठा रहा। चलो भाई, घर चलते हैं। आज इतने दिनों बाद काम करके शरीर में जो है थकान सी होने लगी है। घर पर जाकर आराम से खर्राटे लेकर सोते हैं। इतना कहकर पुट्ठा सीधा मुखिया के घर के अंदर घुस गया। पुट्ठा को अपने घर के अंदर इस तरह घुसता देख मुखिया की पत्नी हैरान होती हुई बोली, अरे पुट्ठा, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए, वो भी बगैर दरवाजा खटखटाए? अरे ये क्या शर्मिली, जब मैं सुबह काम पर गया था तब तो तुम अच्छी खासी जवान थी। अचानक से तुम्हारा चेहरा मुझे किसी बूढ़ी औरत के जैसा क्यों लग रहा है भाई? तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल मुरझाई हुई नाशपाती के जैसा हो गया है। अरे नास पीटे, कुछ लाज शर्म है कि नहीं? मैं तेरी पत्नी नहीं हूँ। देखो नाशपाती, मजाक बहुत हो गया। तुम ही मेरी पत्नी हो, समझी? नाशपाती? कौन नाशपाती? अरे मेरी पत्नी नाशपाती, अरे यही नाम था ना उसका। अरे करम चले, कुछ देर पहले तो तुझे अपनी पत्नी का नाम याद था, क्या तू वो भी भूल गया? अगर तुम मेरी पत्नी नहीं हो तो फिर कौन हो तुम? अरे मुस्टंडे, मैं तेरी पत्नी नहीं बल्कि मुखिया की पत्नी हूँ। अगर मेरे पति को भनक लग गई तो तेरा मार मार के बुरा हाल कर देंगे। मुखिया की पत्नी ने इतना कहा ही था, तभी पुट्ठा ने एक जोरदार थप्पड़ मुखिया की पत्नी के गाल पर जड़ दिया। मूर्ख औरत, बार बार मुझसे कहती है कि मैं भुलक्कड़ हूँ, हैं? मुझे सब याद आ गया है। मैं जो है इस गांव का मुखिया हूँ और तुम मेरी पत्नी अमिया हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे तुम कब से गांव के मुखिया हो गए और मेरा नाम अमिया कब से हो गया? अरे करम चले, कितने नाम बदलेगा अपनी पत्नी के? चलो झगड़ा बंद करो और जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ। मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है और तुम जानती हो, जब मुझे भूख लगती है तब मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बता रहा हूँ। तभी वहाँ मुखिया आ गया और पुट्ठा को देखकर बुरी तरह चौंक गया। अरे अब तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मेरे ही घर पर आकर पूछ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने घर पर। कौन है तू? अरे लगता है इस भुलक्कड़ को फिर से भूलने का दौरा पड़ गया है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये दिमाग का दही कर देगा। इतना बोलकर मुखिया पुट्ठा से बोला, अब आप कौन हैं? मैं इस गांव का मुखिया हूँ और ये मेरी पत्नी जो है रसभरी। अरे करम चले, कुछ
देर पहले तू नाशपाती बोल रहा था मुझे, फिर अमिया बोलने लगा और अब मुझे रस भरी बोल रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, अपनी मनहूस शक्ल लेकर चला जा यहाँ से। मुखिया की पत्नी मुखिया की ओर देखकर बोली, और आप तो इससे ऐसे पूछ रहे हैं कौन है आप, जैसे कि आप इसे जानते ही नहीं। अरे इसे धक्के देकर बाहर क्यों नहीं निकालते? अब थोड़ा शांत रहो भाग्यवान, ये भुलक्कड़ जो है फिर से भूल गया है कि ये कौन है। देखो गजनी बन गया है ये। उस गजनी को बाहर निकालो, नहीं तो कपड़े कूटने वाली पटकुन्नी से इस गजनी को कूट दूंगी मैं। ऐसा मत करना भाग्यवान, नहीं तो ये मर जाएगा और तुम जो है जेल चली जाओगी। मैं कुछ करता हूँ। मुखिया दौड़ते हुए पुट्ठा की पत्नी शर्मीली को अपने घर पर बुला लाया। शर्मीली पुट्ठा की ओर देखकर क्रोधित होते हुए बोली, आप तो कह रहे थे कि आप बिल्कुल सही हो गए हो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो आप? तुम कौन हो? अरे अपने दीदे फाड़ कर देखो, तुम्हारी पत्नी हूँ मैं। अरे शर्मीली, तुम इसे कैसे झेलती हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, अगर मेरा पति ऐसा होता ना तो मैं उसे जान से मार देती। अब मैं आपको क्या बताऊं, कैसे बर्दाश्त करती हूँ इन्हें। इतना कहते कहते शर्मीली ने एक जोरदार मुक्का पुट्ठा के सिर पर मार दिया। मुक्का सर पर पड़ते ही पुट्ठा की आंखें किसी हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति की तरह हो गईं। अरे शर्मीली, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मैं यहाँ पर कैसे आया? अब मेरे पास इतना दिमाग नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम यहाँ पर कैसे आए। चलो घर चलो, तुम तो काम पर गए थे ना। अरे ये कोई काम पर नहीं गया था शर्मीली, बाजार में लोगों ने मुझे बताया कि सारा दिन बाजार के एक कोने में बैठकर कुछ बड़बड़ाता रहा और शाम के समय जो है अचानक लापता हो गया। मगर मुझे क्या पता था कि ये मेरे ही घर पर आकर मेरी ही पत्नी को अपनी पत्नी बताने लगेगा। अचानक पुट्ठा बेहोश होकर गिर गया। अरे भाग्यवान, कहीं तुमने सच में इसके सर पर गुस्से में पटकुन्नी तो नहीं मार दी? अरे नहीं जी, मैं तो गुस्से से कह रही थी, मुझे क्या पता कि कैसे बेहोश हो गया। ये जरूर उस वैद्य की दवाई का असर होगा। एक बार ये फिर से सही हो जाए, उसके बाद मैं उससे सही से बात करूंगी। मुखिया जी कृपया मेरी मदद कीजिए, इन्हें उठाकर घर तक तो ले चलिए। शर्मीली मुखिया और मुखिया की पत्नी पुट्ठा को उठाकर उसके घर तक ले गए। घर जाकर पुट्ठा को अचानक होश आ गया। मैं कहाँ हूँ शर्मीली? अरे अपने घर पर। अचानक पुट्ठा घर से बाहर निकल गया। अजी कहाँ जा रहे हो आप? हे भगवान, कहीं ये फिर से बाहर जाकर कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। अब मुखिया जी आप जाकर देखिए ना कहाँ गए हैं। अब शर्मीली मुझे क्षमा करना, पिछली बार जब ये गजनी बना था तब मुझे बहुत मार पड़ी थी। अब मुझे बख्श दो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अजी कैसे मुखिया हैं आप, अपने ही गांव के लोगों की मदद नहीं कर सकते? जाकर देखिए ना कहाँ गया है वो। वाह भाग्यवान वाह, जब वो तुम्हारे दिमाग का दही कर रहा था तब तुम उसे पटकुनी से कूटने की धमकी दे रही थी। तभी अचानक पुट्ठा घर पर आ गया, मगर उसके हाथ में एक राखी थी। ये राखी किसके लिए लेकर आए हैं आप? रक्षाबंधन तो 2 दिन बाद है ना। मैं जानता हूँ चंपा कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझसे इतना नाराज होने के बाद भी देखो तुम मुझसे मिलने चली आई। भला तुम्हें देखकर भी मैं राखी नहीं लाऊंगा? इतना कहकर पुट्ठा बड़ी तेजी से शर्मीली की कलाई में राखी बांधने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं आपकी बहन चंपा नहीं बल्कि आपकी पत्नी शर्मीली हूँ। अपनी पत्नी को राखी बांधेंगे आप? ये क्या बकवास कर रही हो चंपा? मेरी पत्नी को तो मरे हुए पूरे 10 वर्ष हो गए हैं। शर्मीली ने पुट्ठा को गुस्से में धक्का देते हुए कहा, दिमाग तो सही है आपका। अरे आपकी बहन को मरे हुए पूरे 10 वर्ष हो गए हैं, मैं अभी जिंदा हूँ। आपके पिताजी ने अपने जीवन में 2 ही गलतियाँ की थी, आपको और आपकी बहन को पैदा करके। आपकी बहन ने मरकर आपके पिताजी की गलती सुधार दी, लेकिन आप पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो। जब तुम्हारी बहन जीवित थी तब उसका काम सिर्फ एक ही था, और वो था मुझसे लड़ना। तभी अचानक वहाँ थानेदार गांव के व्यक्ति जग्गी के साथ आ धमका। अरे जग्गी, तू यहाँ पर क्या कर रहा है?
तेरी नाक से ये खून कैसे बह रहा है रे? और थानेदार साहब आप सब कुछ ठीक तो है? अरे क्या खाक ठीक होगा मुखिया जी, आपका ये गजनी भुलक्कड़ जो है अभी कुछ देर पहले मेरी दुकान पर आ धमका और सबसे महंगी राखी उठाकर भागने लगा। जब मैंने इससे पैसे मांगे तो इसने मेरी मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। देखिए मेरी नाक से अभी भी खून बह रहा है। अरे क्यों रे? अरे इस तरह सरेआम गुंडागर्दी करेगा तू? अरे थानेदार साहब, इसको छोड़ दीजिए। जो है आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये भुलक्कड़ है, कभी कभी इसे भूलने के अचानक दौरे पड़ने लगते हैं थानेदार साहब। थाने में ले जाकर जब 2 डंडे मारूंगा ना, तब इसकी भूलने की सारी आदत खत्म हो जाएगी। तुम सब भी मेरे साथ थाने चलो। इतना कहकर थानेदार पुट्ठा को पकड़कर सीधा थाने ले गया और बोला, जग्गी ने बताया कि तेरा नाम पुट्ठा है और तू इस गांव का आमिर खान वाला गजनी है। कौन कौन पुट्ठा? कौन? अरे तेरा नाम पुट्ठा। लेकिन मैं तो जो है पुट्ठा नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता थानेदार। रे मुझे क्या मूर्ख समझा है क्या? है तेरे नाम की रिपोर्ट दर्ज है। हाँ तो जाकर पुट्ठा को अरेस्ट करो ना, मुझे यहाँ पर क्यों उठाकर लेकर आए हो? तो क्या तू पुट्ठा नहीं है? नहीं, मैं पुट्ठा थोड़ी हूँ। अगर आपको जो है विश्वास नहीं है तो आप बगल में खड़े हुए और लोगों से पूछ लीजिए, चाहे तो आप मेरी पत्नी लीची से पूछ लीजिए। तुम्हारी पत्नी लीची? लेकिन मुझे बताया गया है कि तुम्हारी पत्नी का नाम शर्मीली है। पुट्ठा मुखिया की पत्नी की ओर इशारा करते हुए बोला, ये मेरी पत्नी है, इसका नाम लीची है। अरे नास पीटे, कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं मुखिया की पत्नी हूँ, तेरी पत्नी ये है शर्मीली। थानेदार मुखिया की ओर देखकर बोला, अजीब बात है, मैंने तो सुना था कि लीची फल का नाम है। तुम्हारी पत्नी का नाम वास्तव में लीची है क्या? थानेदार साहब, अगर कुछ देर आप इससे और बातचीत करेंगे तो आपका दिमाग का दही हो जाएगा। इसे छोड़ दीजिए। छोड़ तो जरूर दूंगा, लेकिन पूरी रात इसे हवालात में बंद करके। तभी पुट्ठा अचानक से थानेदार की ओर गौर से देखने लगा। रे ऐसे क्या देख रहा है बे? ऐसे देखकर मुझे डराना चाहता है? पुट्ठा ने थानेदार की पिस्टल बड़ी फुर्ती से निकाल ली और थानेदार पर तानते हुए बोला, सीधी तरह से अपने आप को कानून के हवाले कर दे, नहीं तो मैं पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे ऊपर चला दूंगा। अबे 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 पागल हो गया है क्या? मैं यहाँ का थानेदार हूँ, एक पुलिस वाले पर गोली चलाएगा तू? चोर कब से थानेदार बनने लगे हैं? अबे थानेदार मैं हूँ, थानेदार पुट्ठा, और तू नामी गिरामी चोर बिरजू है। ठीक है, तो फिर तू जो है मुझ पर गोलियां चला दे। पुट्ठा ने पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया, मगर उसमें से एक भी गोली नहीं चली। इसमें गोली है ही नहीं मूर्ख आदमी। अब समझा मैं बिरजू है, तूने मुझे पिस्तौल की जगह चाकू थमा दिया, इसी वजह से इसमें गोलियां नहीं निकली हैं। इतना कहकर पुट्ठा ने वो पिस्टल सीधा थानेदार के मुंह पर दे मारी। अरे इसे ले जाओ यहाँ से, रे मुखिया, और इसे किसी पागल खाने में भर्ती करो। इससे भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि ये जो है पूरी तरह से पागल है, पागल। अरे कुछ देर अगर ये और यहाँ पर रहा तो मैं वास्तव में सारी की सारी गोलियां पिस्टल में भरकर इसके ऊपर चला दूंगा। लेकिन थानेदार साहब, मेरी राखी के पैसे। अरे भाड़ में गए तेरे राखी के पैसे हैं? यहाँ पर और रुका तो सारी रात तुझे हवालात में बंद करके तेरी वो हालत करूंगा कि तू राखी बेचना ही भूल जाएगा। तुम कौन हो है? तुम मुझे थाने से निकालने वाला कौन है भाई? जबकि जाना तो तुम्हें चाहिए, थानेदार तो मैं हूँ। इतना कहकर पुट्ठा ने थानेदार का गला पकड़ लिया। अबे छोड़ मुझे, अरे पागल हो गया है क्या? सीधी तरह से अपने जुर्म का इकबाल कर ले और अपने आप जाकर लॉकर में बंद हो जा। पुट्ठा के हाथों में अजीब ताकत थी। थानेदार डर की वजह से दौड़ता हुआ अपने आप लॉकअप में चला गया। ठीक है भाई, ठीक है थानेदार साहब, आप यहाँ से चले जाइए। मैं मानता हूँ कि मैं बिरजू चोर हूँ। थानेदार के इतना कहते ही पुट्ठा अचानक बेहोश हो गया। अरे मुखिया, अरे इसको ले जा यहाँ से भाई,
आप सही कहते हो, मुझे इसे गिरफ्तार ही नहीं करना चाहिए था। शर्मीली पुट्ठा को लेकर घर आ गई। तभी शर्मीली के मोबाइल पर वैद्य जी का फोन आ गया। हेलो वैद्य जी, आपने ये क्या किया? पुट्ठा की तो बिल्कुल भी भूलने की बीमारी नहीं गई, बल्कि मुझे तो लगता है कि उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई है। घबराओ मत शर्मीली, इस दवाई का साइड इफेक्ट ये है कि इससे कभी कभी मरीज पहचान में फर्क भूल जाता है। पुट्ठा के साथ भी यही हुआ है। रात हो चुकी है, उसे गहरी नींद सोने दो और जब तक वो ना उठे तब तक ना उठाना। सुबह तक सही हो जाएगा। इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पुट्ठा अगली दोपहर 12 बजे सोकर उठा और वो बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कब तक कोई नहीं कह सकता। एक गांव में पुट्ठा नाम का बेहद आलसी और कामचोर व्यक्ति रहा करता था। उसके आलसीपन के कारण गांव के सभी लोग उससे बेहद परेशान थे। वह सारा दिन पड़े पड़े बस ऊंचे ऊंचे सपने देखा करता था। आज भी वो एक खेत में एक पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लेटा हुआ था कि तभी खेत के मालिक चौधरी की आवाज उसके कानों में टकराई। यहाँ क्या कर रहा है पुट्ठा? तुझे मैंने यहाँ काम पर रखा है या आराम करने के लिए? हैं? कौन है भाई जिसने मुझे सपनों से जगा दिया? अरे अपनी सोई हुई आंखें फाड़ कर तो देख, मैं हूँ इस खेत का मालिक। अरे आप हैं चौधरी जी? ये क्या, अभी अभी तो आकर लेटा हूँ चौधरी जी। क्या आपके खेत में काम करके कुछ देर आराम भी नहीं कर सकते? पिछले 3 घंटों से तुझे इसी पेड़ के नीचे लेटा देख रहा हूँ। बाकी सब लोग मेहनत से फसल काटने में जुटे हुए हैं और तू तो यहाँ पर ऐसे आराम कर रहा है जैसे कि तू इस खेत का मालिक हो। चिंता मत कीजिए चौधरी साहब, एक दिन वो भी आएगा जब मैं तुम्हारे जैसे न जाने कितने खेतों का मालिक बनूंगा। दरअसल बात यह है कि ये छोटे मोटे काम मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना हूँ। हाँ पुट्ठा, मैं तो तुझे धक्के देकर उसी दिन निकाल देता जिस दिन मैंने तुझे काम पर रखा था, मगर क्या करूं, तेरी पत्नी के आंसू देखकर मैं पिघल गया। लेकिन अब मैं और ज्यादा तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर मजदूरों को काम करने की तनख्वाह देता हूँ, आराम करने की तनख्वाह नहीं देता। ठीक है, अगर आप मुझे काम पर नहीं रखना चाहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 दिन जो मैंने जी तोड़ करके मेहनत की है उसके पैसे तो मुझे दे दो। तेरा दिमाग तो ठीक है पुट्ठा, पिछले 10 दिनों में तूने 12 घंटों में 12 मिनट भी काम नहीं किया। किस बात के पैसे? देखो चौधरी, किसी गरीब को दबाना अच्छी बात नहीं होती। अरे आपने फिल्मों में नहीं देखा क्या, जब भी कोई अमीर आदमी किसी व्यक्ति को उसकी तनख्वाह नहीं देता था तो वो गरीब डाकू बन जाता था। भाई पुट्ठा की बात सुनकर चौधरी हंसने लगा। डाकू बनने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है पुट्ठा, पता है तुझे? बंदूक उठानी पड़ती है, घुड़सवारी करनी पड़ती है। तुझसे तो वो भी नहीं होगा। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूं, सीधी तरह से यहाँ से मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। चौधरी का गुस्सा देखकर पुट्ठा डर गया और चुपचाप अपने घर चला गया। दोपहर के वक्त पुट्ठा को घर पर देखकर उसकी पत्नी शर्मीली को गुस्सा आ गया। अरे इतनी जल्दी काम से कैसे आ गए? तुम्हारा काम तो शाम को खत्म होता है ना? चौधरी ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? लेकिन क्यों? अरे मैं उसके खेतों में 10 मजदूरों के बराबर जी तोड़ मेहनत करके काम कर रहा था। कुछ मिनट पेड़ के नीचे आराम करने के लिए क्या बैठ गया है, वो बुरी तरह से भड़क गया। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो चौधरी के सामने आंसू बहाकर तो तुम्हें काम दिलवाया था, लेकिन तुम्हें वहाँ से भी निकाल दिया गया। आखिर तुम्हारा ये आलसपन कब जाएगा? कब तुम कामचोर से एक मेहनती इंसान बनोगे? गांव की सारी औरतें मेरा मजाक उड़ाती हैं। अरे तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कितनी बार कहा है कि औरतों की तो आदत ही है एक दूसरे का मजाक बनाना। तुम्हें अपनी पत्नी का मजाक उड़वाना तो मंजूर है, लेकिन काम करना मंजूर नहीं है। अरे और पत्नियों को तो शिकायत रहती है कि उनके पति उनके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते।
तुम्हें तो खुश होना चाहिए शर्मिली कि तुम्हारा पति तुम्हारे हमेशा आसपास रहता है। इस तरह से तुम्हारे आसपास होने से मुझे क्या फायदा? इससे तो अच्छा तुम गायब हो जाओ। रसोई घर में कल रात ही आटा खत्म हो गया और राशन भी बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी लाओ पर राशन लेकर आओ। मैं राशन कहाँ से लेकर आऊंगा शर्मिली? चौधरी ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया। पैसे काम करने के दिए जाते हैं, आराम करने के लिए नहीं दिए जाते। जो भी हो, मैं तुम्हें काम पर लगवाते लगवाते तंग आ चुकी हूँ। जाओ किसी से उधार मांग कर लाओ या डाका डाल कर लाओ, लेकिन आज तुम्हें महीने भर का राशन लेकर आना है। उसके बाद तुम महीने भर आराम से चाहे तो सोते रहना, मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी। और सुनो, राशन लिए बगैर घर में घुस मत जाना। इतना कहकर शर्मिली ने वहाँ रखा चाकू गुस्से से उठा लिया। ये क्या कह रही हो शर्मिली? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मुझे मारकर विधवा बनोगी? इससे तो अच्छा मैं विधवा ही सही रहूंगी। कम से कम मुझे सुकून तो होगा कि मैं विधवा हूँ, मेरा पति मर चुका है। शर्मिली का गुस्सा देख पुट्ठा तुरंत बाहर आ गया और बड़बड़ाते हुए बोला, हे भगवान, बच गया आज। ये शर्मिली को आज क्या हो गया? आज तो मेरी खैर नहीं। आज तो शर्मिली ने साक्षात काली का रूप ले लिया। लेकिन मैं राशन कहाँ से लेकर आऊंगा? गांव के हर व्यक्ति से तो मैं उधार मांग चुका हूँ। कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आज शर्मिली मुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ। तभी शर्मिली अंदर से चीख कर बोली, बाहर खड़े मत रहो, महीने भर का राशन लेकर आओ। जाता हूँ। पुट्ठा तेजी से बाजार की ओर चल दिया। मगर कुछ ही दूर जाकर वह थक गया। कितनी गर्मी है, मुझे तो थकान सी महसूस हो रही है। एक काम करता हूँ, किसी पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हाँ, और वहीं बैठकर कुछ सोचता हूँ कि ये राशन पानी का जुगाड़ कहाँ से किया जाए। पुट्ठा एक पेड़ के नीचे जाकर आंख बंद करके लेट गया। तभी उसके कानों में किसी साधु की कड़कदार आवाज टकराई। उठ जा कामचोर, यहाँ क्यों लेटा है? पुट्ठा ने देखा कि एक साधु उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। अब तुम्हें मेरे यहाँ आराम करने से क्या दिक्कत होने लगी साधु जी? हैं? मुझे परेशान मत करो। अच्छा खासा मैं सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। जिस पेड़ के नीचे तू सपने देख रहा है वो पेड़ मेरा है। क्यों? इस पेड़ पर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? हैं? इस समय मैं इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता हूँ। तपस्या करनी है साधु जी तो हिमालय की चोटी में जाकर तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे। मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। तो इसमें नई बात क्या है? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, वो तो सभी जानते हैं। मैं जानता हूँ कि तू इस वक्त क्या सोच रहा है। पुट्ठा उठकर खड़ा हो गया। क्या सोच रहा हूँ बताओ? तू सोच रहा है कि तू महीने भर का राशन कहाँ से लेकर आएगा और कैसे लेकर आएगा। अरे आप तो वाकई बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, लेकिन इससे मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है? अरे मन की बात है तो बहुत से साधु बता देते हैं, पर मदद कोई नहीं करता। पुट्ठा की बात सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो क्या तू मेहनती बनेगा? जब तुम मेरी मदद करके मुझे धन दौलत दे दोगे तो मुझे मेहनती बनने की क्या जरूरत है? लेकिन वो सब बातें बात की हैं, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? पुट्ठा की बात सुनकर साधु ने अपना हाथ हवा में घुमाया कि अचानक एक मुर्गी साधु के हाथ में आ गई। अरे साधु जी, आप तो जादूगर भी मालूम होते हो। ये जादू नहीं मूर्ख, सिद्धि है। तुझ जैसा आम इंसान नहीं समझेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन। इस मुर्गी को अपने घर ले जा। क्या साधु जी हैं? इस मुर्गी का भला मैं अचार डालूंगा? अरे मैं और मेरी पत्नी तो शाकाहारी हैं। मूर्ख व्यक्ति, पहले मेरी बात तो पूरी सुन। ये मुर्गी रोज एक अंडा देगी। समझ गया साधु महाराज, आगे बोलने की जरूरत नहीं है और मैं उस अंडे को बाजार में बेच दूं। मूर्ख, ये तुझे रोज सोने का अंडा देगी। तू सोने के अंडे को रोज बाजार में बेच आना। धीरे धीरे करके तू अमीर हो जाएगा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा साधु जी। मैं रोज रोज करके इसका अंडा देने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आप ऐसी मुर्गी दे दीजिए जो एक बार में ही ढेर सारे सोने के अंडे दे दे, और फिर ये मुर्गी तो कल से अंडा देगी। मुझे तो अभी महीने भर का राशन लाना है। साधु ने क्रोधित होकर अपना हाथ दोबारा हवा में लहराया और मुर्गी गायब हो गई।
तू सिर्फ कामचोर ही नहीं बल्कि मूर्ख भी है। अब जो भी हो साधु जी, मुझे तो तुरंत अमीर बनना है। साधु ने अपना हाथ फिर से लहराया कि तभी उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी आ गई। ये ले, इस कुल्हाड़ी को अपने साथ लेकर जा। इस कुल्हाड़ी की खासियत ये है कि तू इस कुल्हाड़ी को जिस पेड़ पर भी चलाएगा, ये कुल्हाड़ी उस पेड़ को अपने आप काट देगी और तू उन लकड़ियों को बाजार में बेच आना। ये कैसी बातें कर रहे हैं साधु जी? हैं? कुल्हाड़ी ही देनी थी तो सोने की देते। अब आप ही बताइए, लकड़ियां बेचने तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा ना, उसमें मेहनत लगेगी, वो मैं नहीं कर सकता। पुट्ठा की बात सुनकर साधु बुरी तरीके से झुंझला गया। तो फिर तुझे क्या चाहिए? साधु की बात सुनकर पुट्ठा बहुत ही गहरी सोच में डूबते हुए बोला, फिलहाल तो मुझे आपके पास जितने भी पैसे हो वो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं महीने भर का राशन भरवा लूं। पुट्ठा की बात सुनकर साधु ने एक नोट निकालकर पुट्ठा को थमा दिया। ये ले। ये तो सिर्फ 50 रुपए है, इससे महीने भर का राशन तो क्या, आज का भी राशन नहीं आ पाएगा। आपको पता भी है महंगाई कितनी हो गई है। कहाँ तो आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मुझे दे रहे थे, और आपकी अपनी जेब से निकला क्या सिर्फ 50 रुपए। मूर्ख व्यक्ति, मैं अपने पास सिर्फ उतने ही पैसे रखता हूँ जितना मैं अपने पेट में अन्न ग्रहण कर सकूं। बाकी सिद्धि और मोह माया की बातें तेरे जैसा बेवकूफ क्या जाने। तेरा कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। चलो कम से कम 50 रुपए तो मिले। पुट्ठा 50 रुपए लेकर बाजार घूमने लगा। तभी पुट्ठा की नजर गांव में बनी एक नई छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां पर गरम गरम समोसे बन रहे थे। लगता है ये दुकान नई है और समोसे बनाने वाला भी। इस गांव में नया लगता है ये। समोसे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो एक काम करता हूँ, कुछ समोसे इसी 50 रुपए के खरीद लेता हूँ। अगर राशन का जुगाड़ नहीं हुआ तो शर्मिली समोसे खाकर ही पेट भर लेगी। कम से कम समोसे खाकर उसका गुस्सा तो शांत हो जाएगा। पुट्ठा सीधा समोसे की दुकान पर चला गया। पुट्ठा दुकानदार से बोला, लगता है इस गांव में नए हो। जी बाबू साहब, कुछ दिन पहले ही मैंने दुकान खोली है। सुना है इस गांव में काफी खुशहाली है। हाँ हाँ वो तो है। वैसे एक समोसा कितने का दे रहे हो? 5 रुपए का एक समोसा है। इस महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है भैया। हमारे बचपन में 1 रुपए के 5 समोसे आया करते थे। वो जमाने लद गए साहब। शहर में तो ये समोसा 10 रुपए का मिलता है। सही है, ये लो 50 रुपए। 10 समोसों का पैकेट बना देना। मैं कुछ देर बाद आपसे आकर ले लूंगा, ठीक है? ठीक है। पुट्ठा समोसे वाले को पैसे देकर बाजार में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक राशन की दुकान पर पड़ी। पुट्ठा उस दुकान में घुस गया। ये लो झोला और महीने भर का राशन भर दो, और पैसे हिसाब में लिख लेना। मैं अगले महीने दे दूंगा, ठीक है? तेरा दिमाग तो ठीक है पुट्ठा, हैं? अबे तूने तो पिछली उधारी ही नहीं चुकाई। पिछले 6 महीने से तू मुझसे यही कह रहा है कि कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। मेरे पैसे देना तो दूर, तू उल्टा उधार मांगने वाला चला आया। भाग यहाँ से। अरे अगर राशन नहीं देना तो अकड़ क्यों रहे हो भैया? हैं? आपको किसी गरीब की बेइज्जती करते हुए शर्म नहीं आती? अबे तू पिछला उधार दिया नहीं और नया उधार मांगने और आ गया। तेरी आरती उतारू क्या है बे? देख पुट्ठा, मैं तुझे 1 रुपए का भी उधार नहीं देने वाला। सबसे पहले पिछली उधारी चुका और उसके बाद जो भी सामान खरीदना है नगद खरीद। तभी दुकानदार के पास उसका नौकर भोला आ गया। दुकानदार भोला से बोला, अरे भोला, वो जो समोसे वाला है, उससे तू मेरी पत्नी का हार छुड़वा आया क्या? हाँ साहब, मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए। भोला की बात सुनकर पुट्ठा सोच में पड़ गया। उसने आंखों के इशारे से भोला को अपनी ओर बुलाया। इतनी बड़ी राशन की दुकान का मालिक होकर इसने उस समोसे वाले को अपनी पत्नी का हार क्यों दे दिया? अरे वो समोसे वाला जो है ना, समोसे के साथ साथ ब्याज का भी काम करता है। मालिक को पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने अपनी पत्नी का हार समोसे वाले के यहाँ गिरवी रख दिया। आज पैसे देकर वो हार छुड़वा लिया। तभी पुट्ठा के दिमाग में एक विचार आया। बड़ा अकड़ रहा था ना, अभी तुझे बताता हूँ।
पिछली उधारी कितनी थी मेरे ऊपर? सब मिलाकर पूरे 5,000 रुपए। मैं जानता था तुम मुझे उधार नहीं दोगे, इसीलिए मैं अपनी पत्नी की अंगूठी चुपके से ले आया था और मैंने उसे 10,000 रुपए में समोसे वाले के पास गिरवी रख दिया था। तुम एक काम करो, पूरे 5,000 रुपए का राशन मुझे दे दो और अपने नौकर भोला को मेरे साथ समोसे वाले के यहाँ भेज दो। मैं समोसे वाले से पैसे दिलवा लूंगा। पुट्ठा की बात सुनकर दुकानदार सोच में पड़ गया। तेरी बीवी के पास सोने की अंगूठी कहाँ से आई बे? अरे मैं कामचोर हूँ, लेकिन मेरी बीवी अच्छे परिवार की है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि मैंने उसकी अंगूठी गिरवी रख दी है। दुकानदार ने पुट्ठा की बात पर यकीन कर लिया और पूरे 5,000 का राशन उसे दे दिया और भोला को पुट्ठा के साथ भेज दिया। पुट्ठा उस समोसे वाले से दूर जाकर खड़ा होकर बोला, अरे समोसे वाले भैया। जी भैया। वो 10 का पैकेट तुम भोला को दे देना। ठीक है भैया। भोला ने समझा कि पुट्ठा 10,000 रुपए की बात कर रहा है। पुट्ठा भोला से बोला, 10 का पैकेट ले, अपने मालिक के मुंह पर मार देना। राशन देकर शर्मीली हैरत में पड़ गई। ये महीने भर का राशन कहाँ से ले आए तुम? अरे तुमने तो कहा था चोरी करके लाओ या डाका डाल कर लाओ, कहीं से भी लाओ, तो मैं ले आया भाई। हे भगवान, उस वक्त मैं गुस्से में थी। तुमने कहीं वास्तव में चोरी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं शर्मिली, इस बार मैंने अपना तेज दिमाग का इस्तेमाल किया है। अब देखना, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, रानी। हाँ। पुट्ठा ने इतना कहा ही था कि तभी राशन वाला पुलिस लेकर वहां पहुंच गया और पुट्ठा की सारी करतूत पुट्ठा की पत्नी को बता दी। रे लोगों को बेवकूफ बनाता है बे। चल थाने ले जाकर तेरी वो पिटाई करूंगा कि तू लोगों को बेवकूफ बनाना भूल जाएगा। मुझे माफ कर दो थानेदार साहब, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। रे तू माफी के लायक नहीं है, तू एक शातिर ठग है। फिल्मी स्टाइल में लोगों से ठगी करता है। जरूर तूने राजू चाचा मूवी देखी होगी। न, मैंने ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी थानेदार साहब। अबे अगर ऐसी कोई मूवी नहीं देखी तो फिर उसी स्टाइल में ठगी करने का विचार तेरे दिमाग में कैसे आ गया? इन्हें माफ कर दीजिए थानेदार साहब, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये जो राशन दुकानदार साहब को बेवकूफ बनाकर लाए हैं, मैं वो पूरा राशन वापस करने को तैयार हूँ। इतना कहकर शर्मीली ने सारा राशन उस दुकानदार को पकड़ा दिया। पुलिस वाले को तो शर्मीली के ऊपर तरस आ गया और उसने पुट्ठा को छोड़ दिया। देखा तुमने, अब तो पुलिस भी हमारे दरवाजे पर आ गई। मुझे माफ कर दो शर्मिली, मैं कल से अपनी काम चोरी की आदत छोड़ दूंगा और मेहनती बन जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं उस साधु की बात मान लेता, तो मैं ज्यादा फायदे में रहता। कौन सा साधु और कौन सी बात? पुट्ठा ने अपनी पत्नी को सारी घटना बता दी। साधु ने बिल्कुल सही कहा था, तुम वाकई एक बेवकूफ आदमी हो। अपने नाम के मुताबिक पुट्ठा के पुट्ठा ही रहोगे। उस रात शर्मीली और पुट्ठा भूखे ही सो गए और अगली सुबह शर्मीली जब आंख खोलती है तो शर्मीली ने देखा उसके बगल में कुछ पैसे रखे हुए थे। शर्मीली ने तुरंत अपने पति पुट्ठा को उठाया। ये पैसे कहाँ से आए? पैसों को देखकर पुट्ठा सोच में पड़ गया। तभी सामने वही साधु प्रकट होकर बोला, ये पैसे मैंने रखे हैं बेवकूफ, क्योंकि तूने मुझसे पैसे ही मांगे थे। चाहता तो मैं तुझे सोना चांदी भी दे सकता था, लेकिन उससे तू और कामचोर हो जाता। इन पैसों से अपने घर का महीने भर का राशन ले आना और इनमें से जो कुछ पैसे बचेंगे तो उन बचे हुए पैसों से कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेना और मेहनत से पीछे मत हटना। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज, मैं मेहनत से अब पीछे नहीं हटूंगा। हाँ। साधु मुस्कुराता हुआ वहां से गायब हो गया और पुट्ठा देखते ही देखते मेहनती और एक सफल कारोबारी बन गया। कुछ ही सालों में वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया।
आज पुट्ठा की गिनती सफल व्यापारियों में होती है।